हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम एक नया पेपर शुरू कर रहे हैं जो हरियाणा के अंदर जो एचपीएससी पीजेटी फिजिक्स की जो पोस्ट आई थी मेवात के अंडर की 2024 में जो पेपर हुआ था। उस पेपर में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे, जो फर्स्ट पेपर हुआ था स्क्रीनिंग का, उसमें जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे फिजिक्स के, उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। मतलब आपको ये बाइनरी नंबर गिवन है, ये अंदर जो रिप्रेजेंट है, कोई नंबर रिप्रेजेंट है बाइनरी नंबर की फॉर्म में। ये जो नीचे टू बेस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये नंबर बाइनरी नंबर के रूप में रिप्रेजेंटेड है। और बाइनरी नंबर वो नंबर होते हैं जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द यूजिंग द डिजिट 0 एंड 1। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब ये नंबर डेसिमल में क्या होगा ये बताना है। तो बेस नीचे 10 लिखा है, इसका मतलब ये नंबर डेसिमल में रिप्रेजेंट करके बताना है। तो जो डेसिमल नंबर होगा, वो जो डेसिमल नंबर होता है उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट्स का यूज करके हम उस नंबर को लिखते हैं डेसिमल के अंदर। तो अब हमें ये पता होना चाहिए किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई भी बाइनरी नंबर गिवन हो, अगर उस बाइनरी नंबर में कहीं पे डॉट दिखाई दे, तो उस डॉट से पहले, उस डॉट से लेफ्ट साइड में तो क्या करते हैं, पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और राइट साइड में नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर से। तो ये जो यहाँ से स्टार्ट होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। और अगर राइट साइड देखेंगे तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन हमारा जो नंबर गिवन है, हमें इस नंबर के अंदर कोई भी डेसिमल नहीं है, तो हम लास्ट में ही डेसिमल यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो इस साइड हमें डेसिमल ना गिवन है, तो यहाँ पे तो डॉट लगा के 0 0 हम यूज कर सकते थे ना। लेकिन हम यहाँ से क्या शुरू करेंगे, फिर 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 6 से, 2 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद सभी को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या बन जाएगा, डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो ये तो जीरो है, तो ये तो जीरो ही आएगा, ये भी जीरो आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 होता है 4, तो 4 से करेंगे 1 की मल्टीप्लाई तो 4 आएगा। ये जीरो है तो ये जीरो आएगा। और 2 की पावर 4 होता है 16, 16 की 1 से करेंगे तो 16 आएगा। ये जीरो है तो ये जीरो ही रहेगा। 2 की पावर 6 होता है 64, 64 की 1 से करेंगे तो 64 ही आएगा। और 2 की पावर 7 होता है 128, तो 128 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 128 ही आएगा। अब इन सभी नंबर्स को हमें ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4, 16 और 4 20, 20 और 64 84, 128 और 84 हमें क्या करने हैं, अब हमें ऐड करने हैं। 8 और 4 कितने होते हैं 12, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 8 11, हासिल 1, 1 और 1 2, तो आंसर आया 212। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे इस किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं। तो ये नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये था ये क्वेश्चन जिसके अंदर हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे आप बाइनरी को डेसिमल में चेंज करोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, मतलब n जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l, मतलब n दे रखा है और l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ये पूछ रहा है। हमें पता है कि हमें 3 क्वांटम नंबर होते हैं, n क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और m क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर हमें n गिवन हो, n अगर हमें पता हो, तो l की वैल्यू जो होती है वो 0 1 2 3 n-1 लग होती है। मतलब n
जितना होगा उससे एक कम लग एल की वैल्यू होगी, और एम की वैल्यू जो होती है वो माइनस एल से लेकर के प्लस एल लग होती है, और माइनस एल और प्लस एल भी क्या होते हैं, काउंट होते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको एन गिवन है 3 है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एन कितना गिवन था 3, तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 1 और 2। तो इसका जो आंसर होगा 0 1 2, तो इसका जो आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर होगा कि एल की वैल्यू 0 1 और 2 होगी, क्योंकि एल की वैल्यू ए कम होती है एन से। तो एन 3 है तो 2 लग जाएगा, तो 0 से स्टार्ट होकर के 2 लग जाएगा, तो ये हो गया। लेकिन एन अगर पता हो एल निकालना आ गया, तो फॉर पर्टिकुलर एल, मतलब अगर हमें पर्टिकुलर एल पता है, किसी पर्टिकुलर एल के लिए एम की कितनी वैल्यू होती है 2l प्लस 1 वैल्यूज होती है। मतलब फॉर पर्टिकुलर एल, अगर आपको पर्टिकुलर एल पता है, ये कितनी फॉर पर्टिकुलर एल, एल मतलब कोई अगर एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 2 है, तो फॉर पर्टिकुलर एल तो एम की कितनी वैल्यू होती है 2l प्लस 1, यहाँ से पता लगा। जैसे एल की वैल्यू कितनी है 2, 2 है तो -2 से +2 लग जाएगा, -2 -1 0 1 और 2। एल की वैल्यू 4 है तो एम की वैल्यू क्या आएगी -4 से +4 लग, तो ये वैल्यू है 5 वैल्यू है। कितनी वैल्यूज है ये 5 वैल्यूज है। और अगर इस फॉर्मूले में पुट करोगे 2 गुणा में 2 जमा 1, तो 4 जमा 1 5 हो गया। तो कितनी वैल्यूज मिलनी चाहिए थी 5, और 5 ही मिल रही है। 4 है तो यहाँ पे 4 रखोगे तो कितनी वैल्यू होगी एम की 9, और ये टोटल 9 वैल्यूज ही है एम की। तो इसका मतलब अगर आपको पर्टिकुलर एल का मतलब किसी एल के लिए एम की कितनी वैल्यू होती है 2l प्लस 1, और किसी पर्टिकुलर एन के लिए एल की कितनी वैल्यू होती है एन वैल्यूज होती है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना अब ये। तो किसी पर्टिकुलर एन के लिए अगर आपको एन पता है फॉर पर्टिकुलर एन, मतलब किसी पर्टिकुलर एन के लिए एल कितना होगा, एल की एन वैल्यूज होगी, वो 0 से लेकर के n-1 लग होती है। फॉर पर्टिकुलर एल के लिए एम की कितनी वैल्यूज होती है, एम की वैल्यू होती है 2l प्लस 1 वैल्यूज होती है। कितनी वैल्यूज होती है 2l प्लस 1 वैल्यूज होती है। मतलब कोई पर्टिकुलर एल, जैसे आपने 2 लिया 4 लिया, तो इस 2 के लिए कितनी वैल्यू आएगी एम की 5, वो ये रही। 4 के लिए कितनी वैल्यू होगी एम की 9, वो ये रही सभी की सभी। और फॉर पर्टिकुलर एन, जैसे एन 3 है तो एल की 3 वैल्यूज होगी, और वो कौन सी होगी 0 1 और 2, मतलब एक कम लग होगी, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 लग जाएगी। सो इसका जो राइट आंसर था वो n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 0 1 और 2 आई, और यहाँ से हमारा जो राइट ऑप्शन था वो a इज़ द करेक्ट ऑप्शन था आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द लेटिस कांस्टेंट ऑफ ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। मतलब लेटिस कांस्टेंट का मतलब देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो लेटिस कांस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस इक्वल होंगे। और मान लेते हैं वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। मान लेते हैं वो किसके इक्वल है, लेटिस कांस्टेंट ए के इक्वल है, और वो हमें निकालना है। विद एन इंटरप्लेनर स्पेसिंग, मतलब इंटरप्लेनर स्पेसिंग का मतलब प्लेन्स के बीच की दूरी दे रखी है 1.7458 एंगस्ट्रॉम, ये हमें डी गिवन है। ऑफ दिस 2 प्लेन्स के लिए है। मतलब ये जो प्लेन है ना, इन प्लेन्स के बीच की दूरी ये गिवन है, और इस केस में हमें क्या निकालना है, लेटिस कांस्टेंट निकालना है। तो आपको प्लेन्स गिवन है 2 2 0, तो हमें क्या करना है, ए हमें निकालना है लेटिस कांस्टेंट, डी हमें गिवन है, और प्लेन्स हमें क्या गिवन है 2 2 0। मतलब प्लेन्स को हम किससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एच के एल से। तो हमें एच कितना गिवन है 2, के कितना गिवन है 2, एल कितना गिवन है 0। तो यहाँ और हमें डी कितना गिवन है 1.7458 एंगस्ट्रॉम। हमें ये जो डी है ये भी गिवन था, और एच के एल भी गिवन है। और इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो होती है फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर, हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए ए बी सी इक्वल होते हैं, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी किसके इक्वल आएगा, ए बाय अंडर द रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर।
ए यहाँ पर लेटिस कांस्टेंट है और हमें लेटिस कांस्टेंट ए निकालना था इक्वल टू डी अंडर द रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तो डी यहाँ पे रहेगा अंडर द रूट एच कितना था 2 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर, डी इंटू में 4 प्लस 0, तो डी रूट 8 आ जाएगा। तो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.7458, तो डी था 2 की जगह 2 रखा और रूट 2 की जगह 1.41 आ गया। तो ये जो नंबर है आपका, ये नंबर इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4.923 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखो, ए तो 1 से कम है, तो इसका जो आंसर होगा वो 4.923 है, तो इसके नियर अबाउट ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कोयल होती है उसकी जो रेजिस्टेंस है 100 ओम है, मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आर जी आपको 100 ओम दे रखी है। इज कन्वर्टेड टू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट, मतलब उसको आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस 10 किलो ओम। मतलब आपको ये पता है एक गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो, वोल्ट मीटर में। जी क्या है गैल्वेनोमीटर, आर जी उसकी रेजिस्टेंस है, और अगर किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो तुम्हें उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना होता है, और वो रेजिस्टेंस कितना गिवन है 10 किलो ओम गिवन है। कि आप एक गैल्वेनोमीटर को 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाते हो तो एक रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगाया जाता है वो कितना लगाया गया है 10 किलो ओम लगाया गया है। इस किलो को अगर तुम हटाते हो तो 10 की पावर 3 लगाओगे तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4 ओम। मतलब आर जी भी आपको गिवन है, आर भी आपको गिवन है, और कितनी वोल्ट का बनाना है 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है। ठीक है, और यहाँ से जो एक करंट आता है आई जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब वो मैक्सिमम करंट कितना गैल्वेनोमीटर से पास हो सकता है ताकि वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे दे उस करंट पर, वो आई जी होता है आपका। ये गिवन है। द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सेम गैल्वेनोमीटर टू एन एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर इज, मतलब आप उसी गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर बनाना चाहते हो 1 एम्पियर का, तो कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना हो, इस गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है एमीटर में, ये पूरा का पूरा आपका एमीटर बन जाता है। तो एमीटर कब बनता है, जब आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हो। ये गैल्वेनोमीटर है, आर जी उसकी रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में देखो ये एस जो है शंट रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में लगा हुआ है, मतलब एक रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में लगाया गया है ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए एमीटर में कन्वर्ट हो जाए, ये किस में कन्वर्ट हो जाए एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। और कितना एम्पियर का बनाना है 1 एम्पियर का, तो यहाँ से आई करंट जो आया 1 एम्पियर, आई मतलब टोटल करंट कितना इसको मेजर करना है 1 एम्पियर आई, तो आई जी तो इधर चला जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और बाकी जो बचा आई माइनस आई जी वो इधर आ जाएगा, और वापस मिलकर के टोटल आई इसमें से पास हो जाएगा वापस। अब देखो इसके अंदर अगर हम दोनों अगर पैरेलल में है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा क्योंकि पैरेलल में है। तो आई जी गुणा में आर जी किसके बराबर होगा, आई माइनस आई जी इंटू में एस, यही हमने यहाँ पे किया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, एस निकालना है, तो आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब देखो यहाँ पर हमें आई पता है, आर जी पता है, लेकिन आई जी नहीं पता। अगर आई जी अगर हमें पता लग जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं। वो आई जी हमें कहाँ से पता लगेगा, जो ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन थी कि वोल्ट मीटर बनाया गया है, यहाँ से हम उसका आई जी निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये 10 वोल्ट होना चाहिए तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकलता कैसे है, करंट गुणा में टोटल रेजिस्टेंस। तो आई जी की गुणा ये दोनों अगर सीरीज में है, आर जी प्लस आर तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, और उसको आई जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी आ जाएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आई जी हमें चाहिए, तो आई जी किसके बराबर होगा, वी अपॉन आर जी प्लस आर। तो v कितना है 10, आर जी कितना है 100 प्लस ये 10 की पावर 4। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 10 अपॉन 100, ये 10 की पावर 4 तो 10,000 हो गया। 10,000 में 100 जोड़ोगे तो 10,000 100 हो जाएगा, और ऊपर 10 है तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो आई जी कितना आ जाएगा 1/1010 एम्पियर, 1010 एम्पियर आ जाएगा आई जी। अब हम इस आई जी को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शंट रेजिस्टेंस जो हमें रिक्वायर्ड होगा उसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, कितने एम्पियर का बनाने के लिए, 1 एम्पियर का बनाने के लिए रेंज में। अब देखो आर जी हमें गिवन था, आई जी हमें निकाल लिया, आई हमें पता था, इसमें पुट करना है। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस आई जी को नीचे ले आते हैं, तो आर जी अपॉन आई माइनस आई जी बटे आई जी हो जाएगा। आई जी मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ और इसके नीचे भी, तो आर जी अपॉन आई बाय आई जी माइनस का 1। तो आर जी तो 100 है और आई कितना है 1, और ये बड़ा डंडा है आपका, और ये क्या है 1/1010 माइनस का 1। तो ये देखो ये जो चीज़ है ये नीचे है, तो 1010 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ऊपर। तो एस कितना आ जाएगा 100 बटे में 1010 माइनस का 1, तो ये 1009 आ जाएगा। तो एस कितना आ जाएगा 100/1009 ओम। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 0.099 ओम आएगा, नियर अबाउट 0.1 ओम के, मतलब इसका जो आंसर है वो 0.1 ओम के नियर अबाउट आएगा। और जो ऑप्शन था वो ये गिवन था 0.4 ओम, 0.3 ओम, 0.2 ओम और 0.1 ओम। तो देखो यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, ये जो आंसर है देखो 100 है, ये 1000 के करीब है, तो ये 1/10 के नियर अबाउट लिख सकते हैं, तो 0.1 के नियर अबाउट ही आएगा। 0.2 तो आ भी नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा 0.1 ओम। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करके ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट इससे 0.1 ओम लिख सकते थे, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको कैलकुलेशन से बचना है। जितना कैलकुलेशन से बचोगे उतना ही आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे इजीली। तो यहाँ पर आपने 100/1000 था तो ये 1/10 के नियर अबाउट आएगा, तो ये 0.1 ओम के नियर अबाउट आप इसका आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर यही ऑप्शन बिल्कुल पास होते 0.1, 0.099, 0.112, तब आपको कैलकुलेशन पे जाना होता है। जब ये आंसर दूर दूर है काफ़ी तो आप इस चीज़ को एस्टिमेट करके निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 220 वोल्ट और 100 वाट का कोई बल्ब है, इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सोर्स से जोड़ा गया है, तो पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, मतलब एक 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है, लेकिन आपने उसको कितने सोर्स से जोड़ा है, 110 वोल्ट के सोर्स से जोड़ा है, तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को आपने 110 वोल्ट से जोड़ दिया, लेकिन ये जो है इसको लिखते हैं हम रेटिंग ऑफ द बल्ब, ये चीज़ होती है रेटिंग ऑफ द बल्ब। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई बल्ब गिवन है जिसकी पावर और वोल्टेज दे रखी हो, तो आप जैसे आपको 220 वोल्ट और 100 वाट दे रखा है, इसका मतलब है अगर तुम इस बल्ब को इतनी वोल्ट पे ऑपरेट करते, अगर आप इसके इफ़ दिस बल्ब इज ऑपरेट एट 220 वोल्ट, मतलब अगर इस बल्ब को आप 220 वोल्ट पे लगाते तो ये कितनी पावर कंज्यूम करता, 100 वाट पावर कंज्यूम करता, मतलब ये 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम करता 1 सेकंड में। कब करता, तब करता अगर आप उसको 220 वोल्ट से जोड़ते तब करता, लेकिन आपने तो इसको कितने से जोड़ दिया, 110 वोल्ट से जोड़ दिया। तो अगर हम इसी बल्ब को
220 वोल्ट लिख देता तो आंसर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट 100 वाट ही कर देते। लेकिन आपने इसको कितने से जोड़ा है, 110 वोल्ट से जोड़ा है, तो ये पावर कंज्यूम कम करेगा। तो वो कितनी कम करेगा, कितनी करेगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर हमें किसी बल्ब की रेटिंग दे रखी हो, पावर और वोल्टेज दे रखी है, तो आप उससे उसका रजिस्टेंस निकालिए उसके फिलामेंट का। तो पावर किसके बराबर होती है, वी स्क्वायर बाय आर। तो आर किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर बाय पी। तो पी रखोगे और वी रखोगे, वी कौन सा रखोगे, बल्ब का रजिस्टेंस निकाल रहे हो तो बल्ब की पावर और बल्ब की वोल्टेज लिखोगे। तो 220 गुणा 220, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 22 गुणा 22 484 ओम आ गया। मतलब बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसका रजिस्टेंस 484 ओम है। अब हम बल्ब को भूल जाते हैं और बल्ब की जगह रजिस्टेंस लगा देते हैं 484 ओम का, और उसको कितने से जोड़ देते हैं, 110 वोल्ट से 110 वोल्ट से जोड़ देते हैं। तो इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पर पावर कंज्यूम होगी, तो वो कितनी पावर ड्रॉप होगी वो देखते हैं, कंज्यूम कितनी होगी। तो पावर किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर बाय आर के। यहाँ पर आर क्या लेंगे, ये लेंगे, और वी क्या लेंगे, ये लेंगे इस बार। तो 110 गुणा में 110 बाय आर कितना था, 22 गुणा में 22। तो अगर 22 पंजे 110 होते हैं और 22 पंजे 110, तो 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 25 वाट आ जाएगा। तो पावर जो कंज्यूम होगी उस बल्ब में जब आप 110 वोल्ट से उसको अटैच करोगे तो कितना होगा, 25 वाट होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, पहले पावर और वोल्टेज जो बल्ब की रेटिंग गिवन थी उससे आपने रजिस्टेंस निकाला उसका, और रजिस्टेंस को जो गिवन वोल्टेज थी उससे अटैच करके इस रजिस्टेंस में कितनी पावर कंज्यूम होगी वो निकाल लिया आपने। क्योंकि जितनी वोल्टेज ये है उतनी ही वोल्टेज इन दोनों पॉइंट के क्रॉस होगी। तो अगर दो पॉइंट के क्रॉस या रजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पता हो, रजिस्टेंस पता हो, तो पावर कितनी कंज्यूम होती है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज ई एंड मास एम, मतलब एक पार्टिकल है जिसका चार्ज ई है, मास एम है, मूव्स विद अ वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से इन अ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और जो पार्टिकल एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री एंगल हो वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ बनता है। ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। तो अगर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उस सर्कुलर पाथ की रेडियस पूछ रहा है कितनी होगी। द रेडियस आर ऑफ इट्स पाथ इन द फील्ड इज, मतलब रेडियस पूछ रहा है उसके पाथ की इन द फील्ड। फील्ड में सर्कुलर पाथ होगा और सर्कुलर पाथ होगा तो उसकी रेडियस पूछ रहा है कितनी होगी। तो हमें पता है अगर किसी भी पार्टिकल को, अगर जिसका मास m है, v स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व करना चाहता है तो उसको सेंट्रीबिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीबिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगी, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है, अगर कोई क्याऊ चार्ज v स्पीड से b मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करता है तो क्याऊ v भी साइन थीटा की फोर्स लगती है। और सेंट्रीबिटल फोर्स किसके बराबर होगी, एम वी स्क्वायर बाय आर के। तो यहाँ पर थीटा 90 था तो साइन 91 हो जाएगा। तो ये चार्ज कितना था, ई था, वेलोसिटी वी थी और मैग्नेटिक फील्ड बी था। यहाँ से एम वी स्क्वायर बाय आर इसके बराबर हो जाएगा, एक वी से एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एम वी बाय आर इक्वल टू ई बी बच जाएगा। तो आर उस साइड ले जाओ, ई बी इस साइड ले आओ, तो आर किसके बराबर आ गया, एम वी बाय ई बी। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए इज़ द राइट आंसर होगा, एम वी बाय ई बी। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ बनाता है, और सर्कुलर पाथ के केस में जो रेडियस होती है
या सेंट्रीबिटल फोर्स जो होती है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर करके आप रेडियस निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर उसने सिर्फ रेडियस पूछी थी तो रेडियस हमने निकाल ली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर दी टू स्टेट ऑफ द सेम पार्टिकल। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो सेम स्टेट है किसी पार्टिकल की, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते थे। मतलब न्यूक्लियॉन्स क्या है, किसी को नाम दे रखा है भाई ये दोनों न्यूक्लियॉन्स है। तो प्रोटॉन भी एक न्यूक्लियॉन है और न्यूट्रॉन भी एक न्यूक्लियॉन है। मतलब न्यूक्लियॉन एक स्टेट है और उसकी दो अलग अलग स्टेट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। तो ये दोनों स्टेट कैसे डिफर होगी, मतलब इनको अलग अलग बताना है भाई, ये इनको कैसे आप अलग अलग बता सकते हो, किस आधार पर इनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो सबसे पहले एक ऑप्शन था स्पिन, आइसोस्पिन, जड़ कंपोनेंट ऑफ स्पिन और जड़ कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। तो सबसे पहले देखते हैं स्पिन। स्पिन न्यूट्रॉन की भी हाफ होती है, प्रोटॉन की भी हाफ होती है, तो इसके बेस पर आप नहीं बता सकते। आइसोस्पिन जो होती है प्रोटॉन की भी हाफ होती है और न्यूट्रॉन की भी हाफ होती है आइसोस्पिन। तो इस बेस पे भी आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन जड़ कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, जड़ कंपोनेंट जो होता है आइसोस्पिन का, प्रोटॉन का तो हाफ होता है और न्यूट्रॉन का माइनस हाफ होता है। तो इसको जड़ कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू हाफ होती है और न्यूट्रॉन के लिए माइनस हाफ होती है। और एस जड़ मतलब जड़ कंपोनेंट ऑफ स्पिन, जड़ कंपोनेंट ऑफ स्पिन मतलब स्पिन का जो जड़ कंपोनेंट है, स्पिन कितनी थी, हाफ। तो जड़ कंपोनेंट ऑफ स्पिन हाफ भी हो सकता है इसके लिए, माइनस हाफ भी, इसके लिए भी हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी। तो अगर ये हाफ हुआ और ये भी हाफ हुआ तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर क्या पता ये हाफ हो ये माइनस हाफ हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, हमें तो उनको डिस्टिंग्विश करना है स्मूथली। लेकिन इस केस में आप इन सिर्फ एस जड़ कंपोनेंट ऑफ स्पिन के बेस पर आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे क्लियरली। तो इसलिए हमें जड़ कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की नीड पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ डिफरेंट वैल्यू देता है और सिंगल वैल्यू देता है। प्रोटॉन की हाफ होती है और न्यूट्रॉन की माइनस हाफ होती है। इसलिए जो जड़ कंपोनेंट होता है आइसोस्पिन का, उससे हम दोनों स्टेट को डिफर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर होगा, जड़ कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऑफ कार्नोट इंजन, मतलब कार्नोट इंजन के अंदर सिंक का जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन गिवन है। तो देन एफिशिएंसी इसकी कितनी होगी, तो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है 1-T2/T1 होती है। और जो T2 होता है वो सिंक का टेम्परेचर होता है और T1 जो होता है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है। और दोनों किस में रखे जाते हैं, केल्विन में या एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रखे जाते हैं। लेकिन हमें जो T2 है सिंक का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन गिवन है। ये 0 होगा, ये तो 0 नहीं होगा, ये तो कुछ भी हो सकता है। ये जो है 0 से ज़्यादा ही होता है ना, सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। अगर ये 0 है तो ये 0 से ज़्यादा होगा, मतलब नीचे वाली क्वांटिटी आपकी 0 नहीं होगी, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। और 1 - 0 क्या होता है, 1 होता है। तो जो एफिशिएंसी है वो 1 है, या फिर इसको परसेंटेज में लिखोगे तो 100% है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए तो एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनिमम एरर विद विच द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम मेजर्ड इज दिस। मतलब ये आपको
डेल्टा ई गिवन है। डेल्टा ई का मतलब एनर्जी में एरर गिवन है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, लेकिन आपको लाइफ टाइम में एरर बतानी है एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी। मतलब डेल्टा ई गिवन है, आपको डेल्टा टी निकालना है। तो यहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच कट बाय 2 लिखेंगे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और एच कट एच अपॉन 2 पाई होता है, तो हमने एच अपॉन 2 पाई लगा लिया। तो ये एच अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई। तो डेल्टा टी किसके इक्वल आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई गुणा में डेल्टा ई। अगर हमें डेल्टा ई हमें गिवन है तो यहाँ पर हम h की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। देखो h की जो वैल्यू है वो जूल इंटू सेकेंड में 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होती है, या फिर 4.13 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड होती है। और एच कट को भी ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। एच कट जो है जूल इंटू सेकेंड में तो 1.055 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.66 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड होता है। तो यहाँ पर अगर हमने एच को जूल इंटू सेकेंड में रखा तो डेल्टा ई जो होगा वो भी आपको जूल में निकाल के रखना पड़ेगा। तो इसको आपको फिर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर हमें यही आंसर करने के लिए अगर हमें एच कट की वैल्यू पता हो, अगर हम इसी क्वेश्चन में क्या करें, इसको यूज कर ले डायरेक्ट, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी कर देगा आपकी। तो अगर हम डेल्टा ई कर सकते हो, इससे भी इस एनर्जी को जूल में निकाल कर यहाँ पे पुट कर लेना और फिर इस पूरे को सोल्व कर लेना। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई इक्वल टू एच कट बाय 2। तो डेल्टा टी किसके बराबर आएगा, एच कट बाय 2 इंटू में डेल्टा ई। तो एच कट की वैल्यू देखो, डेल्टा ई आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो एच कट की वैल्यू भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लो 0.66 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में सेकंड बाय 2 गुणा में डेल्टा ई कितना था 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया और डेल्टा टी टाइम है तो ये सेकंड में आ जाएगा। तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा 0.66 बाय 2 इंटू में 0.026 इंटू 10 की पावर माइनस का 15। अब हम क्या करेंगे, इसको 66 रख देते हैं ऊपर, नीचे 2 आ जाएगा और 66 का 100 आ जाएगा। यहाँ पर 26 नीचे आ जाएगा और 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर माइनस का 15। तो ये क्या होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 2 से ये 33 कट जाएगा। तो ये 33 बाय 26 और ये 1 10 रहेगा और 10 की पावर माइनस 15, तो 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड आ जाएगी। तो ये देखो 33/26 जो है किसके नज़दीक आएगा, 1 के नज़दीक आएगा। मतलब लेकिन पावर जो है 10 की पावर माइनस क्या है 15 है आपकी। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो 33/26 आएगा 1.269 इंटू 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड। तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में आपको 2.5 इंटू 10 की पावर 14, देखो ये जो पावर है ये तो मैच हो रही है 10 की पावर माइनस 14, तो इसका जो आंसर है वो बी होगा। लेकिन ये जो आगे जो नंबर लगा हुआ है यहाँ पे तो 1.269 आया है, लेकिन हमारे जो ऑप्शन है वहाँ पे 2.5 है। वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो हमने अनसर्टेनिटी ली है, यहाँ पे उसने अनसर्टेनिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ले ली। कभी कभी हम इसको भी यूज करके क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी कभी इसको भी करके कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसने जो अनसर्टेनिटी ली है वो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ली है ओनली। और जब एच कट लेगा तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.269 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा 2.5
2.538। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2.538 इंटू 10⁻⁻ का 14 सेकेंड आ जाएगा डेल्टा टी। तो देखो ये तो आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कहाँ पर उसने 2 ले रखा है, कहाँ पे नहीं ले रखा। किसी किसी क्वेश्चन में वो यहाँ पे लिख देता है कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, या तो इसको लिखा हुआ होना चाहिए था यहाँ पर, या फिर इसने जो ऑप्शन है वो इसी के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए थे, 1.269 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो आंसर ये आएगा। लेकिन हमारा जो है ऑर्डर तो मैच हो रहा है 10 की पावर का, लेकिन जो हमारे आगे जो नंबर था वो मैच नहीं हो रहा था। वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर उसने जो लिया था वो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट लेके क्वेश्चन को सोल्व किया था। अगर ऐसा किया होगा तो यहाँ पर 2 है, तो इस जो आंसर है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। ये जो 2 है नीचे ये नहीं होगा तो 66 को आप 26 से ही डिवाइड करोगे तो आंसर जो होगा 2.538 ही आएगा। तो इस तरीके से इसका मतलब अब इसका जो आंसर बन रहा है वो बी इज द राइट आंसर बन रहा है आपका। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता होना चाहिए। वहाँ पर डेल्टा ई गिवन था तो डेल्टा टी निकालना था। एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन थी, जो तो एच कट की जो वैल्यू है वो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रख ली ताकि थोड़ी प्रॉब्लम को आसान किया जा सके। और ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी इजी हो गई अगर हमने डेल्टा ई को किस में रखा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन अगर आप डेल्टा ई को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हो तो एच कट को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना पड़ा ताकि एनर्जी जो यूनिट है वो कैंसल आउट हो सके। तो एच कट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख के आपने एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा ताकि प्रॉब्लम ईजी हो जाए। अगर आप इसके अंदर डेल्टा ई रखते तो ये कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती एग्ज़ाम में, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया। तो आप ये एच की वैल्यू और एच कट की वैल्यू को याद रखिएगा, क्या पता फ्यूचर में कहाँ पे ये क्वेश्चन अगेन देखने को मिल जाए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ आ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, मतलब कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब आपने एक स्प्रिंग लिया, उस स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। उस स्प्रिंग को आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इफ़ आ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट कह दो या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट कह दो, कितना है, के है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब आपने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो पूछ रहा है द फोर्स कांस्टेंट विल बी, मतलब उसका फोर्स कांस्टेंट कितना हो जाएगा इनका। तो मान लेते हैं इसका फोर्स कांस्टेंट के डैश होगा तो इसका भी कितना होगा, के डैश, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो के डैश और के डैश ही होगा। और अगर इसकी लेंथ एल थी तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 और l/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो स्प्रिंग की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज होगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, अगर लेंथ को हाफ कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एल लेंथ थी तो स्प्रिंग कांस्टेंट के था, अगर लेंथ को हाफ कर दोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2K और ये भी कितना होगा 2K। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। एक तरीका और है, एक तो यहाँ से तो आपने डायरेक्ट सोच लिया, या फिर ये कर लो K इंटू में L हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। K क्या है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एल क्या है, लेंथ। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू में लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उन दोनों की प्रोडक्ट। स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू में
लेंथ ऑफ स्प्रिंग हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो पहले देखो, पहले स्प्रिंग कांस्टेंट के था, लेंथ एल थी, बाद में स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश हो गया और लेंथ कितनी हो गई L/2। तो यहाँ से L से L कट जाएगा, तो के डैश ये 2 इस साइड आएगा, तो के डैश किसके बराबर आ जाएगा 2K के। तो एज इट इज़ सेम इस तरीके से कर लो, या फिर मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू में लेंथ, कैसे, ये लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इस साइड आ जाएगी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू में लेंथ ऑफ द स्प्रिंग हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो के इंटू एल हमेशा कांस्टेंट, या तो इससे कर लो पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके, या फिर डायरेक्ट समझ लो कि अगर लेंथ एल थी तो स्प्रिंग कांस्टेंट के था, अगर लेंथ को आपने हाफ कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कम करोगे तो ये बढ़ता जाएगा, ये हाफ करोगे ये डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2K इसका आंसर होगा। अब ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे तो इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ज़रूरी नहीं है कि हर बारी वो 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करे, वो 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकता है, 3 इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर वो कहे आपने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3K हो जाएगा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो L/4 हो जाएगी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4K हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट कैपलर लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, मतलब इनमें से कौन सा कैपलर्स का लॉ नहीं है प्लानेटरी मोशन का। जो कैपलर का फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है, जो हमें बताता है कि प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट तो होता है। और सेकंड लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी, मतलब एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सेकंड लॉ ये था। और थर्ड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट भी होता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी भी होता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा बी वो आंसर होगा जो कैपलर के लॉ का नहीं है। तो विच इज नॉट द कैपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये नहीं है। तो इसका हमें नोट पूछा था, नहीं है, तो इसका मतलब बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा कि ये जो है कैपलर्स का लॉ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है जो हमें ये बताता है कि किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि जब वो रिवॉल्व करता है तो एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। और थर्ड लॉ बताता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो क्वेश्चन था ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि कौन सी डायोड लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करने के काम आती है। तो फोटो डायोड जो होती है वो लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करने के काम आती है। अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एन इमर्जन हीटर इन अ प्लास्टिक बकेट, मतलब हम पानी गर्म नहीं करते, एक प्लास्टिक की बकेट है, उसमें आपने एक हीटर को क्या कर रखा है, इसके अंदर प्लेस कर रखा है, एक हीटर लगा रखा है प्लास्टिक की बकेट के अंदर। एन इमर्जन हीटर, मतलब आपने एक हीटर को इमर्ज कर दिया इसके अंदर, पानी के अंदर ही करोगे ताकि वो गर्म हो जाए। एन इमर्जन हीटर इन अ प्लास्टिक बकेट ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, मतलब जो बकेट है ना उसकी नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी है। नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी का मतलब ये गर्म नहीं होगी, मतलब प्लास्टिक की जो बकेट है वो किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लेगी, मतलब नॉट हीटअप, नॉट हीटअप, मतलब ये गर्म नहीं होगी, जैसी थी जितना टेम्परेचर था इस बकेट का उतना ही रहेगा। नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी का मतलब ये है। ब्रिंग 100 ग्राम ऑफ वाटर टू बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम 16 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसके अंदर 100 ग्राम क्या है, वाटर है,
मतलब m जो है मास ऑफ वाटर है 100 ग्राम, और पहले उसका टेम्परेचर T1 कितना था 16 डिग्री सेल्सियस। आपको इसको कितना लेके जाना है T2 बॉइलिंग पॉइंट लग लेके जाना है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस लग लेके जाना है। टू ब्रिंग 100 ग्राम ऑफ वाटर टू द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट लग लेके जाना है वाटर का, बॉयल नहीं कराना, मतलब वेपोराइज नहीं कराना, सिर्फ कह रहा है 100 ग्राम वाटर को बॉइलिंग पॉइंट लग लेके जाना है 16 डिग्री सेल्सियस से इन 5 मिनट में। मतलब ये इसको कितने टाइम में ले जाती है, 5 मिनट में ले जाती है। तो इसकी पावर ऑफ द हीटर पूछ रहा है, पावर ऑफ द हीटर कि इसकी हीटर की पावर कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 मिनट में इतने टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर लेके जा रहा है, तो पावर क्या होती है, एनर्जी डिलीवर्ड बाय टाइम टेकन, यही लिखेंगे एनर्जी डिलीवर्ड, कितनी एनर्जी डिलीवर की और बटे में टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उस एनर्जी को डिलीवर करने में। टाइम तो हम कह देंगे कि सर 5 मिनट लगी है उसको, और हीट एनर्जी कितनी दी होगी, यहाँ से इसने कितनी एनर्जी डिलीवर करी होगी इस वाटर को कि उसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो हमें एनर्जी निकालनी है। टाइम टेकन तो हम क्या ले लेंगे, 5 मिनट ले लेंगे, तो लेकिन 5 मिनट भी ले सकते हैं, तो टाइम हमें 5 मिनट दे रखा है, तो 300 सेकंड दे रखा है, तो हम इसको सेकंड में भी यूज कर लेंगे 300 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती, तो 300 सेकंड यूज कर लेंगे एसआई यूनिट में निकालने के लिए। अब हमें एनर्जी कितनी दी होगी, इस हीटर ने कितनी एनर्जी इस वाटर को दी होगी, लेकिन वो एनर्जी इस बकेट को तो गई नहीं, सारी की सारी एनर्जी किसके पास गई होगी, वाटर के पास गई होगी, ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। तो एनर्जी मतलब हीट यूज्ड टू चेंज टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, मतलब हीट कितनी यूज होगी वाटर का टेम्परेचर T1 से T2 चेंज करने में, और वो कितनी यूज होती है, ms डेल्टा T। m मास है, s स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तो टेम्परेचर में जो चेंज है डेल्टा T, अब वो देखो, अगर आप टेम्परेचर में चेंज ऐसे भी निकाल सकते हो 100 माइनस 16 84 डिग्री सेल्सियस, या फिर 84 केल्विन भी आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि इसको केल्विन में चेंज करके इसको केल्विन में चेंज करके अगर डिफरेंस निकालोगे तो भी कितना आएगा, 84 ही आएगा, क्योंकि जो डिफरेंस है ना वो चाहे आप सेल्सियस में निकाल लो चाहे आप केल्विन में निकाल लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, 84 केल्विन या 84 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें ये पता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। क्या होती है, जो वाटर है उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की होती है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, और ये हमें याद होना चाहिए, हमें पेपर में दिया हुआ नहीं है तो हमें याद रखना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, m कितना है, देखो ये ग्राम में लिखोगे तो मास ग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है, और s कितना लिखा मैंने 1, और डेल्टा t कितना है 84, ठीक है। तो ये डिग्री सेल्सियस में है तो हमने डिग्री सेल्सियस यूज कर लिया, 84 डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आंसर किस में बच जाएगा, कैलोरी में। तो 8400 कैलोरी ये आंसर आ गया, ये तो एनर्जी ई आ गई। लेकिन अब हमें क्या निकालनी थी, पावर। पावर क्या आएगा, ई बाय 300। तो ई कितना है 8400 बाय 300, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 84/3। अब इसको करो 84/3 को,
84 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 28। लेकिन ये एनर्जी किस में थी? कैलोरी में। और ये किस में थी? सेकंड में। तो कैलोरी पर सेकंड आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन के पास जाओ, कैलोरी पर सेकंड में तो ये आंसर मैच ही नहीं कर रहा, और सभी किस में है? वाट में। तो इसको हमें किस में लेके जाना पड़ेगा? वाट में। अब आपको पता है एक कैलोरी में कितने वाट होते हैं, सॉरी एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 28 गुणा में 4.2 जूल पर सेकंड। तो जब हम इसको गुणा करेंगे 28 की 4.2 से, 28 इंटू 4.2, तो ये 117.6 जूल पर सेकंड को तो हम वाट लिख सकते हैं, तो 117.6 वाट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, तो 117 के नियर अबाउट तो यही आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया? सबसे पहले हमने ये देखा कि बकेट है वो किसी प्रकार की हीट नहीं ले रही, जो भी हीट या एनर्जी जो हीटर देगा वही सारी वाटर को जाएगी। वाटर को कितनी एनर्जी की नीड पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर 16 से 100 हो जाए? ये 8400 कैलोरी हीट चाहिए। तो फिर पावर क्या आएगी? इतनी कैलोरी हीट उस हीटर ने दी है, कितने टाइम में दी है? 5 मिनट में। तो ये 28 कैलोरी पर सेकंड आ गया। हमें आंसर कैलोरी पर सेकंड में भी एक गिवन था जो मैच नहीं हो रहा था, तो हमें उसको वाट में कन्वर्ट करना पड़ा। एक कैलोरी में कितने वाट, कितने जूल होते हैं? एक्चुअल में एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इससे, तो एग्जैक्ट 117 के नियर अबाउट आ जाएगा। तो 28 इंटू 4.18, तो ये 117 के नियर अबाउट आ जाता है। लेकिन इससे मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इससे आसान रहता है। तो एक कैलोरी में 4.2 जूल, एक्चुअल में पूछे तो 4.18 जूल होते हैं। तो अगर आप 4.18 जूल के अकॉर्डिंग करोगे तो 117.02 के करीब आएगा, 28.1.4804 वाट। तो अगर आप एक कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल यूज करते हो ये रिलेशन, तो आंसर आएगा 117.04 वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन बेंजीन स्ट्राइक द बेंजीन एयर सरफेस एट द क्रिटिकल एंगल। मतलब जब भी कोई रे क्रिटिकल एंगल पे गिरती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि एक लाइट रे किसी भी इंटरफेस पे गिरे, अगर वो क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी इज द राइट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ चार्ज होलो मेटल कंडक्टर, मतलब एक होलो मेटेलिक कंडक्टर है चार्ज। तो हमें पता है कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होता है, अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे होता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा आउटसाइड सरफेस ओनली, मतलब जो चार्ज होगा वो सिर्फ आउटसाइड सरफेस पे ही होगा, मतलब जो आउटर सरफेस है उसी पे ही चार्ज मिलेगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो डी होगा। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।